नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर मौसम को लेकर आ रही है। मौसम को लेकर आपको थोड़ी अपडेट दे देते हैं। दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड तक बारिश का अलर्ट। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बारिश के कारण गुजरात का हाल बेहाल हो चुका है। कई जिलों में सड़कों ने दरिया का रूप धारण कर लिया, वहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी झमाझम बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसके चलते राजधानी में थोड़ी ठंडक रहेगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी बीते दिन महाराष्ट्र के दौरे पर थे। पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन करने के बाद सिंधु दुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले पर माफी भी मांगी है। मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराज नहीं, हमारे लिए वे पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूँ और उनसे क्षमा मांगता हूँ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी माफी मांग चुके हैं। पीएम के कार्यक्रम से पहले मुंबई में मूर्ति गिरने को लेकर विपक्ष के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को नजरबंद भी किया। चलिए दोस्तों, अगली खबर। भारत में हसीना के सिर्फ 20 दिन बचे हैं, पासपोर्ट भी रद्द, हत्या के 63 मामले दर्ज। अगर बांग्लादेश ने वापसी की मांग की तो क्या करेगा भारत? देखिए दोस्तों, तारीख थी 5 अगस्त 2024, समय दोपहर के करीब 1 बजे। बांग्लादेश में हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ कार में बैठकर पीएम आवास छोड़ देती है। वे C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से शाम करीब 5 बजे भारत के हिंडन एयरबेस पहुंचती है। वहीं बांग्लादेशी मीडिया हाउस ढाका ट्रिब्यून ने भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत की वीजा पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी बांग्लादेशी नागरिक के पास भारत का वीजा नहीं तो वो सिर्फ 45 दिन तक ही भारत में रह सकता है। अब शेख हसीना को भारत आए 25 दिन हो चुके हैं। ऐसे में कानूनी तौर पर वे सिर्फ 20 दिन और भारत में रह सकती है। पासपोर्ट कैंसिल होने के बाद हसीना पर बांग्लादेश प्रत्यर्पित किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। हसीना को नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए बांग्लादेश की कम से कम 2 जांच एजेंसियों से क्लियरेंस की जरूरत होगी। ममता की मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी। कहा, संवेदनशील मुद्दे पर आपने जवाब नहीं दिया, बलात्कार अपराधियों को कड़ी सजा के लिए कानून बने। देखिए दोस्तों, कोलकाता बलात्कार और हत्या केस को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिखी। इसमें ममता ने कहा कि मैंने 22 अगस्त को बलात्कारी को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि भारत सरकार की ओर से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन उसमें मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं फिर से अनुरोध करती हूँ कि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए। इस कानून में तय वक्त में केस खत्म होने का प्रावधान भी होना चाहिए। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ममता बनर्जी के द्वारा लिखा गया ऑफिशियल लेटर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे पूरा पढ़ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर। जया शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर ममता बनर्जी की पोस्ट। लिखा, गृह मंत्री बधाई, बेटा नेता नहीं बना लेकिन नेताओं से ज्यादा पावरफुल बन गया। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को उनके बेटे जया शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर शुभकामनाएं दी। ममता बनर्जी ने ट्विटर पर इसको लेकर एक पोस्ट किया। हालांकि ये पोस्ट इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसका आपको एक हिंदी अनुवाद बता देता हूं। इसमें ममता बनर्जी ने लिखा है, गृह मंत्री जी बधाई हो, आपका बेटा नेता नहीं बना लेकिन आईसीसी चेयरमैन बन गया। आईसीसी चेयरमैन का पद ज्यादातर नेताओं के पद से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। आपका बेटा सच में बहुत पावरफुल बन गया। मैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए आपको बधाई देती हूँ। दोस्तों, ममता बनर्जी के इस पोस्ट पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने ट्विटर पर बंगाल सीएम का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, दीदी, आईसीसी चेयरमैन एक निर्वाचित पद है। ये किसी संगठन का कंट्रोल अपने भतीजे या बेटे को सौंपने से अलग है। हमें गर्व होना चाहिए कि जया शाह के साथ 5 भारतीयों को ग्लोबल क्रिकेट का नेतृत्व करने का सम्मान मिला है। हालांकि ये दोनों ही पोस्ट इंग्लिश में है, लेकिन मैंने आपको इनका हिंदी अनुवाद बताया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर। मणिपुर सीएम बोले, मैं इस्तीफा क्यों दूं, घोटाला नहीं किया। मोदी पर कहा उनका आना जरूरी नहीं था। पीएम ने संसद में 2 बार हिंसा पर बात की। देखिए दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अगले 6 महीने में राज्य में शांति बहाल करने का दावा किया। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफे की आशंका को लेकर कहा, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं इस्तीफा क्यों दूं? क्या मैंने कुछ चुराया है, कोई घोटाला किया है? बीरेन सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दी एक इंटरव्यू में ये बातें कही। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर नहीं जाने के सवाल पर कहा कि तनाव के बीच उनका आना जरूरी नहीं था। पीएम संसद में 2 बार हिंसा पर अपनी बात रख चुके हैं। इसके अलावा एन बीरेन सिंह ने 2 और बयान दिए, जिसमें पहला बयान था कि लोकप्रियता पार्टी की नहीं मेरी कम हुई, इसके पीछे लोगों की भावनाएं हैं। उन्हें लगा कि सेना पर कंट्रोल होने के बावजूद मैंने हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मैं दूसरा बयान था कि हमारा 2000 साल पुराना इतिहास है। मेरे पूर्वजों ने मणिपुर को बनाने के लिए बलिदान दिया है। हम इस राज्य को तोड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान ने एससीओ बैठक के लिए मोदी को न्योता भेजा। पीएम शामिल होंगे या नहीं, इस पर भारत ने कहा था अटकलबाजी न लगाएं।
देखिए, पाकिस्तान ने पीएम नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में होने वाले संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ से जुड़ी एक बैठक में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया। एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक 15 से लेकर 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि बैठक में भाग लेने के लिए सदस्य देशों के प्रमुखों को नियंत्रण भेजा गया। इसी के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया। प्रवक्ता बलूच ने कहा कि कुछ देशों में पहले ही बैठक में शामिल होने की पुष्टि कर दी। किस देश ने आमंत्रण स्वीकार किया, इस बारे में सही वक्त पर जानकारी दी जाएगी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी बीते मंगलवार को कहा था कि पाकिस्तान निश्चित तौर पर पीएम मोदी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजेगा। वहीं इधर भारत ने बीते दिनों उन मीडिया रिपोर्ट्स का भी खंडन किया था जिनमें कहा गया था कि पीएम मोदी पाकिस्तान में होने वाले आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक ने इसे लेकर कहा कि हमने देखा है कि ऐसी खबरें चल रही है कि पीएम मोदी पाकिस्तान में एससीओ बैठक में भाग नहीं लेंगे या उनके बदले विदेश मंत्री पाकिस्तान में शामिल होंगे। हम साफ करना चाहते हैं कि विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए इससे जुड़ी किसी भी अटकलबाजी से बचा जाए। चलिए दोस्तों, अगली खबर हरियाणा को लेकर आई है। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड पर, पहलवान योगेश्वर शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे, बडौली का चुनाव लड़ने से इनकार, भाजपा मैनिफेस्टो 10 सितंबर को। देखिए दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले ही घमासान मच गया। एक तरफ तो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, वहीं ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त ने सोनीपत की गोहाना सीट से दावेदारी ठोक दी। योगेश्वर दत्त का नाम इस सीट के संभावित उम्मीदवारों में नहीं था। इसका पता चलते ही उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल दिया। वे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए, जिसमें वो खिलाड़ियों की अनदेखी का मुद्दा उठा सकते हैं। इस मुद्दे पर पहले ही भाजपा विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के आंदोलन से बैकफुट पर है। सीटों के घमासान को देखते हुए भाजपा ने टिकटों की घोषणा को फिलहाल टाल दिया। प्रदेश अध्यक्ष बडोली ने कहा, लिस्ट जारी नहीं होगी, अभी 1-2 दिन लग सकते हैं, बाकी बची सीटों पर भी जल्द चर्चा होगी। उन्होंने कन्फर्म किया कि सीएम नायब सिंह चाणी करनाल की जगह लाडवा से लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे पूरी ताकत से संगठन को चुनाव लड़वाने पर फोकस करेंगे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, चुनाव के लिए घोषणा पत्र 10 सितंबर को जारी होगा। चलिए दोस्तों, एक और खबर हरियाणा से ही आ रही है। हरियाणा के चुनावों के बीच अब ईडी की एंट्री हो गई। ईडी केस में पूर्व सीएम हुड्डा की सफाई, बोले इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये पुराना केस है। 834 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी कर चुकी है कुर्क। देखिए दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई पर सफाई दी। उन्होंने दिल्ली में कहा कि अरे ये तो पुराना केस है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, जिस एफआईआर में मेरा नाम है वो पुराना मामला है। इसके बाद वो दूसरे सवालों के जवाब देने से बचते हुए नजर आए। दरअसल ईडी ने गुरुवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेसर सिमार इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की थी। वहीं ये भी आरोप लगाए गए हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कंपनियों ने नगर और ग्राम नियोजन विभाग यानी डीटीसीपी के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता को चुनौती, पटना हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग में बीजेपी नेता ने की शिकायत, बलात्कार केस को छिपाने का लगाया आरोप। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हाजीपुर से लोकसभा की सदस्यता को लेकर चुनौती दी गई है। उन पर बलात्कार जैसे संगीन केस की जानकारी छिपाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस कारण उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है। तीनों ही जगह पर अपील कर हाजीपुर से उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किए जाने की मांग की गई है। चंपाई की जगह रामदास ने ले ली मंत्री पद की शपथ, झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, कोल्हान को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। देखिए, चंपाई सोरेन की जगह पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने बीते दिन मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हें जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी पहले से सौंप रखी है। रामदास पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए। कोलकाता बलात्कार विक्टिम के घर 3 कॉल किए थे, ऑडियो सामने आए। अस्पताल स्टाफ ने पिता से कहा बेटी ने आत्महत्या कर ली, जल्दी आइए। देखिए दोस्तों, कोलकाता बलात्कार और हत्या केस को लेकर नई जानकारी सामने। इसके मुताबिक आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ से ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को बताया गया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने उनके पेरेंट्स को आधे घंटे के अंदर 3 कॉल किए। पहला कॉल सुबह 10:53 पर किया गया। इन कॉल्स में पेरेंट्स को जल्द से जल्द अस्पताल आने के लिए कहा गया था। तीनों फोन कॉल के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये बंगाली भाषा में है। फिलहाल हम लोग इन ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 83,000 केस पेंडिंग, ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में भी 5 करोड़ केस।
देखिए दोस्तों, देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में 82,831 केस पेंडिंग चल रहे हैं। ये अब तक पेंडिंग केसों की सबसे बड़ी संख्या। अकेले 27,604 पेंडिंग केस पिछले एक साल के अंदर दर्ज हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 2024 में 38,995 नए केस दर्ज किए गए। इनमें से 37,158 केसों का निपटारा हुआ। पिछले 10 साल में 8 बार पेंडिंग केस की संख्या बढ़ी है। 2015 और 2017 में पेंडिंग केस कम हुए। वहीं हाईकोर्ट में 2014 में कुल 41 लाख पेंडिंग केस थे, जो बढ़कर अब 59 लाख पहुंच गए। पिछले 10 साल में केवल एक बार पेंडिंग केस कम हुए। ट्रायल कोर्ट में 2014 में 2 करोड़ 60 लाख केस पेंडिंग थे, जो अब 4 करोड़ 50 लाख हो गए हैं। अप्रूवल में अटका भारतीय जुडो प्लेयर्स का करियर। वीजा अप्लाई करने में हुई देरी से 18 खिलाड़ी नहीं जा सके कोरिया। देखिए दोस्तों, साउथ कोरिया में गुरुवार से कैडेट एशियन चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है। इस टूर्नामेंट में भारत के 18 खिलाड़ी अप्रूवल न मिलने की वजह से नहीं जा पाए हैं। जूडो फेडरेशन के अधिकारियों के मुताबिक खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से समय पर अप्रूवल नहीं मिला। इस वजह से वीजा अप्लाई करने में देरी हुई। एशियन कैंडिडेट चैंपियनशिप के लिए भारत के 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। संसद में घुस रहा संदिग्ध अरेस्ट, फर्जी पास मिला। सीआईएसएफ ने दिल्ली पुलिस को सौंपा। 15 दिन पहले भी एक युवक दीवार फांद गया था। देखिए दोस्तों, संसद में फर्जी एंट्री पास पर घुसने की कोशिश कर रहा एक व्यक्ति अरेस्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया युवक संसद परिसर में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला मजदूर है। जब उसकी गेट पर चेकिंग हुई तो उसके पास फर्जी एंट्री पास मिला। घटना 28 अगस्त की है, लेकिन इसका खुलासा 29 अगस्त को हुआ था। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ ने व्यक्ति को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है उसके पास फर्जी पास कहां से आया। पिछले 15 दिनों में संसद के अंदर अवैध तरीके से घुसने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले भी 16 अगस्त को एक व्यक्ति दीवार फांदकर अंदर कूद गया था। तब पुलिस ने बताया था कि युवक मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वो अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रहा। वक्फ बिल संशोधन को लेकर जेपीसी की दूसरी बैठक बीते दिन हुई। पहली बैठक के बाद समिति अध्यक्ष बोले थे, सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी। देखिए, वक्फ बिल संशोधन के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बीते दिन दूसरी बैठक हुई। 22 अगस्त को 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक हुई थी। इसमें समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया था कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 बदलावों यानी अमेंडमेंट्स पर चर्चा होगी। सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी। मुस्लिम जानकारों से भी राय ली जाएगी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। हरियाणा में 50 सीटों पर सिंगल नाम, 40 पर 2-2 दावेदार। जल्द जारी होगी लिस्ट। देखिए, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज या कल भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। इसके लिए दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग भी हुई थी। मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य नेता मौजूद रहे। पार्टी सूत्रों के अनुसार 50 के करीब सीटों पर सिंगल नाम है, जबकि 40 सीटों पर 2 नामों का पैनल तैयार किया गया है। येदियुरप्पा के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में बीते दिन सुनवाई हुई। पूर्व सीएम पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप है। लड़की बलात्कार केस में मदद मांगने गई थी। देखिए, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में बीते दिन कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामला फरवरी 2024 का, जब बलात्कार पीड़ित एक लड़की पूर्व सीएम से मदद मांगने गई थी। उसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने उसका यौन शोषण किया है। राजनाथ सिंह ने नौसेना को दूसरी परमाणु पनडुब्बी सौंपी। अरिघात 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस। इसका वजन 60,000 क्विंटल। देखिए दोस्तों, भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात S2 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी को सौंप दिया। अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था, तब से इसकी टेस्टिंग हो रही थी। अब इसे विशाखापट्टनम में कमीशन्ड किया गया। अरिघात को नेवी को सौंपते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अरिघात भारत के न्यूक्लियर ट्राइड परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाने में मददगार होगी। कमीशनिंग में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, भारतीय रणनीतिक कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल सूरज बेरी और DRDO के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। INS अरिहंत भारत की रणनीतिक कमान के तहत काम करेगी। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर यानी कि SBC में बनाया गया था। अरिहंत की तरह ही अरिघात भी 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस है। इस सबमरीन का वजन करीब 6,000 टन यानी 60,000 क्विंटल है। हरियाणा सीएम सैनी का जाटों को रिझाने का प्रयास। कहा, जाट है देशभक्त। कांग्रेस बोली, देशभक्ति नहीं, भर्ती के लेटर बांटिए। देखिए, हरियाणा में चुनाव का माहौल जारी हो चुका है। हरियाणा में गैर जाट की राजनीति करने वाली भाजपा जाटों को अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जाट देशभक्त है और 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में वो भाजपा को ही वोट देने वाले हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया जब विधानसभा चुनाव सिर पर है और राज्य में बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है। इसलिए सीएम के इस बयान के कई मायने निकाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सीएम के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा, नौकरी के लेटर बांटने थे, लेकिन ये तो देशभक्ति के लेटर बांटने लग गए।
असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी, सीएम हेमंत बोले बाल विवाह और काजी सिस्टम खत्म होगा, अगला टारगेट बहु विवाह पर बैन। देखिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि ये पोस्ट इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको इसका एक हिंदी अनुवाद बता देता हूं। शर्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा, आज का दिन बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई से लड़ने के हमारे प्रयास में ऐतिहासिक है। असम विधानसभा ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किए। इस कानून के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन सरकार के साथ अनिवार्य होगा और इसमें लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल की विवाह की कानूनी उम्र का उल्लंघन नहीं हो सकेगा। ये कानून टीनेज प्रेगनेंसी रोकने में भी मददगार होगा। ये विधेयक पार्टी की राजनीति से ऊपर है और हमारी बच्चियों को गरिमापूर्ण जीवन देने का एक साधन है। हमारा अगला लक्ष्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाना है। सुप्रीम कोर्ट बोला, नेताओं से पूछकर फैसला नहीं सुनाते, सियासी लड़ाई में कोर्ट को न घसीटे। तेलंगाना सीएम ने कहा था कविता को बेल, भाजपा और बीआरएस की डील है। ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड पैन एप्लीकेशन के लिए वैध होगा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। इससे थर्ड जेंडर को आधार लिंक करवाने में आसानी होगी। देखिए केंद्र सरकार ने पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 के तहत पहचान प्रमाण पत्र को वैधता दे दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। अब ट्रांसजेंडर अपने जेंडर आईडी कार्ड से पैन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इससे उन्हें पैन और आधार लिंक करवाने में आसानी होगी। राहुल गांधी ने लिखा, भारत डोजो यात्रा कमिंग सून, मार्शल आर्ट का वीडियो शेयर कर कहा युवा इससे जुड़े, उनमें हिंसा नहीं जेंटलनेस हो। देखिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे जिउ जित्सु यानी कि मार्शल आर्ट का ये एक फॉर्म होता है, उसे करते हुए दिखाई दे रहे थे। ट्विटर पर की गई पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा है, भारत डोजो यात्रा कमिंग सून। दिल्ली हाईकोर्ट से बृजभूषण को राहत नहीं, यौन शोषण केस में एफआईआर, चार्जशीट और निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की थी। देखिए बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृजभूषण के वकील से मामले में एक शार्ट नोट कोर्ट में जमा करने के लिए कहा। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर भी सवाल उठाया। 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। बृजभूषण के वकील ने कहा, मामले में 6 शिकायतकर्ता हैं, एफआईआर दर्ज कराने के पीछे एक हिडन एजेंडा है। बृजभूषण के वकील ने कहा, सभी घटनाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुई। पेरिस पैरालंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में सचिन और भाग्यश्री ने थामा तिरंगा, 4 घंटे चला आयोजन, 50,000 से ज्यादा दर्शक मौजूद रहे। देखिए ओलंपिक गेम्स के 17 दिन बाद पेरिस में पैरालंपिक गेम का अधिकृत आगाज हो गया है। अभी बीते दिन पैरा खेलों की ओपनिंग सेरेमनी भी हुई। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने इसका एक स्टेडियम के बाहर आयोजित एक समारोह में उद्घाटन किया। इन गेम्स के इतिहास में पहली बार ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम के बाहर हुई। पेरिस ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी भी स्टेडियम से बाहर ही हुई थी। वहीं दोस्तों परेड ऑफ नेशंस में भारतीय खिलाड़ी पारंपरिक पहनावे में नजर आए। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ने तिरंगा थामा था। जम्मू कश्मीर चुनाव दूसरे फेज के लिए नॉमिनेशन बीते दिन से शुरू। 26 सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग। पीडीपी ने 4 कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी की। देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के सेकंड फेज की 26 सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग होगी। इन सीटों पर नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, जो 5 सितंबर तक चलेगा। 9 सितंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी से बैन हटा। हसीना सरकार का फैसला पलटा। भारत के बंटवारे का विरोध करती थी पार्टी, फिर पाकिस्तान समर्थक बनी। हरियाणा में कांग्रेस को टिकट बंटवारे से बगावत और भगदड़ का डर, बागी बिगाड़ सकते हैं गणित। इन्हें रोकने के लिए हुड्डा और शैलजा सुरजेवाला को दिए गए 3 टास्क। देखिए हरियाणा में टिकट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस डर गई है। टिकट देने के बाद होने वाली बगावत को रोकने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्लानिंग शुरू कर दी। केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को इसके लिए 3 टास्क दिए। पहला टास्क तो यह है कि टिकट कटने से नाराज दावेदारों को मनाने की जिम्मेदारी भी उन्हें निभानी होगी। दूसरा टास्क है बागी होकर दूसरे दलों के पास जाने वाले नेताओं को भी रोका जाएगा। तीसरा टास्क है चुनाव में टिकट मिलने के बाद दूसरे इलाकों में जाकर भी प्रचार करना होगा। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से 250 दिन बाद लौटेंगी। हड्डी और आंखें कमजोर हो जाएंगी। डीएनए में बदलाव संभव, भविष्य में कैंसर का भी खतरा। देखिए भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अंतरिक्ष में है। अब उनकी वापसी फरवरी 2025 में होगी। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में लगभग 225 दिन बिताए होंगे। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से उनके शरीर, आंख और डीएनए में कई तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे। इससे पहले किए गए अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर शरीर पर विपरीत असर पड़ता है।